तो दोस्तों, अमेरिका, चीन और दुनिया के बाकी देशों के बीच भारत के एक ही राज्य को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के ताबड़तोड़ फैसलों ने सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बदली है, बल्कि पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि अब बंगाल अराजकता, घुसपैठ, कटमनी और राजनीतिक हिंसा का अड्डा नहीं रहेगा, बल्कि भारत का अगला आर्थिक और रणनीतिक पावर हाउस बनने जा रहा है। यही कारण है कि जैसे ही मोदी सरकार और शुभेंदु अधिकारी ने बॉर्डर सील करने, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने, सीमावर्ती जिलों में फेंसिंग तेज करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने का अभियान शुरू किया, वैसे ही दुनिया के बड़े निवेशकों की नजर बंगाल पर टिक गई और इसकी शुरुआत कर दी है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आखिर अचानक बंगाल की तरफ क्यों देखने लगी हैं? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि जो कोलकाता कभी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नक्शे से लगभग गायब हो चुका था, वहीं अब अमेरिका जैसे देश अपने सबसे ताकतवर नेताओं को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों 14 साल तक बंगाल से दूरी बनाकर रखने वाला वॉशिंगटन अब सत्ता बदलते ही कोलकाता की तरफ दौड़ा चला आ रहा है? सवाल बहुत बड़े हैं और इनके जवाब उससे भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। तो दोस्तों, बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक ऐसा अजीब इत्तेफाक हुआ है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। 14 साल बाद पहली बार कोई अमेरिकी विदेश मंत्री कोलकाता की धरती पर कदम रखने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इसी महीने के अंत में अपनी भारत यात्रा पर आ रहे हैं और कूटनीतिक सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि दिल्ली में बड़ी बैठकों के साथ साथ उनका कोलकाता दौरा भी लगभग पक्का हो चुका है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिस बंगाल को पिछले 1.5 दशक में दुनिया के बड़े वैश्विक आयोजनों और रणनीतिक बैठकों से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था, आज उसी बंगाल को अमेरिका अचानक इतनी तवज्जो क्यों देने लगा है? ये कोई मामूली कूटनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये उस बदलते बंगाल की जीती जागती कहानी है जो अब दुनिया के लिए नया निवेश केंद्र बनने के लिए तैयार खड़ा है। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए साल 2012 के नवंबर महीने की यादों को ताजा करना होगा। उस समय तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोलकाता आई थी। वो दौर था जब बंगाल में ज्योतिष बाबू और वामपंथियों के 34 साल पुराने शासन का अंत हुआ था और ममता बनर्जी की सरकार को बने हुए करीब 1 साल का वक्त हुआ था। हिलेरी क्लिंटन खुद कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग पहुंची थी और उन्होंने वहां जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। पूरी दुनिया को लगा था कि शायद अब बंगाल की किस्मत बदलेगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने बंगाल को विकास की रेस में बहुत पीछे धकेल दिया। इसके बाद देश में मोदी युग की शुरुआत हुई। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक ताकत बना। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए, रूस के राष्ट्रपति आए, चीन के राष्ट्रपति आए, G20 और ब्रिक्स जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत की धरती पर हुए। लेकिन विदेशी मेहमानों को कहां ले जाया गया? कोई अहमदाबाद गया, कोई महाबलीपुरम गया, कोई वाराणसी गया तो कोई दिल्ली में रहा, लेकिन बंगाल को जैसे सब भूल ही गए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के नक्शे से कोलकाता का नाम धीरे धीरे पूरी तरह साफ होने लगा। दुनिया के बड़े देशों को लगने लगा था कि बंगाल में पैसा लगाना और वहां पर कोई रणनीतिक संबंध बनाना अब भरोसेमंद नहीं रह गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी और ठोस वजहें भी थीं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। वामपंथी राजनीति और सड़कों पर होने वाली अराजक संस्कृति ने बंगाल की साख को पूरी दुनिया में मटियामेट कर दिया था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो साल 1968 में विश्व बैंक के तत्कालीन प्रमुख रॉबर्ट मैकनामारा जब कोलकाता आए थे तो वामपंथियों के उग्र और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहां से भागना पड़ा था। इस एक घटना ने वैश्विक स्तर पर बंगाल की छवि को ऐसा झटका दिया कि विदेशी निवेशक बंगाल का नाम सुनते ही अपने हाथ पीछे खींच लेते थे। उद्योग धंधे बंगाल छोड़कर भागने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गईं, राजनीतिक हिंसा आम बात हो गई और धीरे धीरे बंगाल का नाम सिर्फ और सिर्फ चुनावी हिंसा, कटमनी, सिंडिकेट राज और बेखौफ घुसपैठ के मुद्दों के लिए ही जाना जाने लगा। लेकिन अब साल 2026 में वक्त पूरी तरह बदल चुका है। सत्ता की चाबी बदल चुकी है और इसी के साथ बदलने लगी है बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय साख। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार ने सत्ता संभालते ही जिस आक्रामक अंदाज में काम शुरू किया
उसने सबको चौंका दिया। सरकार ने सबसे पहले सीमावर्ती जिलों में होने वाली अवैध घुसपैठ पर कड़ा प्रहार किया। सालों से लटके हुए बॉर्डर फेंसिंग के काम को युद्ध स्तर पर तेज कर दिया गया। प्रशासनिक अमले को साफ और सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी कीमत पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए, उसने पूरी दुनिया के बाजारों और कूटनीतिक हलकों में यह साफ संदेश भेज दिया कि अब बंगाल निवेशकों की पूंजी के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। यही वजह है कि 24 से 26 मई के बीच होने वाली अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा को कोई साधारण दौरा नहीं मान रहा है। इस दौरे के तार सीधे तौर पर क्वाड देशों की रणनीतिक बैठकों, हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की नई चालों और वैश्विक स्तर पर बदल रहे समीकरणों से जुड़े हुए हैं। और इस बड़े मिशन के बीच अगर मार्को रूबियो कोलकाता आते हैं तो यह बंगाल के इतिहास में एक नया टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। इसका सीधा और साफ मतलब यह निकाला जा रहा है कि अब दुनिया बंगाल को सिर्फ अंदरूनी राजनीति के चश्मे से नहीं देख रही, बल्कि उसे एक बहुत बड़ी रणनीतिक और आर्थिक ताकत के रूप में स्वीकार कर रही है। बंगाल की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, यानी उसकी जो भौगोलिक स्थिति है, वो उसे बेहद खास और संवेदनशील बनाती है। एक तरफ बांग्लादेश की लंबी सीमा है, दूसरी तरफ यह हमारे पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके पास समंदर की वो ताकत है जिसके जरिए कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट सीधे दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों से जुड़ते हैं। यह सब मिलकर बंगाल को भारत का ईस्टर्न ग्रोथ गेटवे बनाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बरसों तक खराब शासन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक खींचतान के कारण ये सारी संभावनाएं फाइलों में दबी रहीं। अब पहली बार दुनिया को ग्राउंड पर यह भरोसा हो रहा है कि बंगाल वाकई बदल रहा है और अपनी पुरानी पहचान वापस पा रहा है। यही असली वजह है कि जैसे ही बंगाल में सुशासन की वापसी हुई और सुरक्षा का माहौल बनने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस बनने लगीं, वैसे ही विदेशी कंपनियों और वैश्विक रणनीतिकारों के बीच बंगाल को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि एशिया के इस पूरे इलाके में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और बांग्लादेश म्यांमार कॉरिडोर की संवेदनशीलता को देखते हुए बंगाल का स्थिर, मजबूत और सुरक्षित होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए मार्को रूबियो का यह संभावित कोलकाता दौरा सिर्फ हाथ मिलाने और तस्वीरें खिंचवाने तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि यह उस नए बंगाल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली वो मान्यता है जो बरसों के कूटनीतिक वनवास के बाद उसे वापस मिलने जा रही है। सबसे बड़ा और कड़ा संदेश तो उन ताकतों को गया है जिन्होंने बंगाल को उद्योगों के पलायन, अव्यवस्था और सिंडिकेट राज का प्रतीक बना दिया था। वही बंगाल अब देश और दुनिया के सामने निवेश, सुरक्षा और तेज विकास की एक नई इबारत लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया इस बदलते हुए बंगाल को बहुत गौर से देख रही है। अमेरिकी थिंक टैंक इसकी रणनीतियों का विश्लेषण कर रहे हैं और ग्लोबल कंपनियां अपनी नई फैक्ट्रियों के लिए बंगाल की जमीन को टटोल रही हैं। और शायद बहुत लंबे समय के बाद बंगाल के आम नागरिकों को भी यह अटूट विश्वास होने लगा है कि उनका राज्य एक बार फिर से पूरे देश की आर्थिक तरक्की का सबसे बड़ा इंजन बनने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। इसके पीछे का जो असली रणनीतिक चक्रव्यूह है, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। जब हम भारत के पूर्वी हिस्से की बात करते हैं तो बंगाल उसका दिल है। पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पूर्वी सीमाओं पर जनसांख्यिकीय संतुलन यानी डेमोग्राफी को बदलने की कोशिशें हुई, उसने देश की सुरक्षा के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। खुली सीमाएं और ढीली सुरक्षा व्यवस्था का फायदा उठाकर कई विदेशी तत्वों ने भारत के इस महत्वपूर्ण हिस्से में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की थी। लेकिन 2026 की नई प्रशासनिक व्यवस्था ने इन सभी मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के साथ मिलकर राज्य सरकार ने जिस तरह से आधुनिक तकनीक, नाइट विजन कैमरे और ड्रोन सर्विलांस के जरिए पूरी सीमा को एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार बैठे आकाओं की नींद उड़ा दी है। जब राज्य के सीमावर्ती इलाकों जैसे उत्तर 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद और मालदा में अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह नकेल कसी गई, तो इसका सीधा असर राज्य की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ा। व्यापारिक जगत में यह भरोसा जगा कि अब यहां पर रंगदारी और अवैध टैक्स का धंधा बंद हो चुका है। किसी भी बड़े बिजनेसमैन या मल्टीनेशनल कंपनी के लिए
सबसे पहली शर्त यही होती है कि जहां वो अपना करोड़ों अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं, वहां का माहौल पूरी तरह शांत और सुरक्षित हो। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही साफ कर दिया था कि बंगाल में व्यापार करने के नियम अब पूरी तरह पारदर्शी होंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लागू किया गया ताकि विदेशी निवेशकों को लाल फीताशाही और दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। इसी प्रशासनिक सख्ती का नतीजा है कि आज वॉशिंगटन में बैठे बड़े कूटनीतिक रणनीतिकार भारत दौरे का शेड्यूल बनाते समय कोलकाता को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। मार्को रूबियो का भारत आना और विशेष रूप से बंगाल की तरफ रुख करना इस बात का सबूत है कि अमेरिका भारत के पूर्वी हिस्से में अपने व्यापारिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित करना चाहता है। अमेरिका की नजर इस बात पर भी है कि कैसे बंगाल के रास्ते वो आसियान देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों का हिस्सा बन सके। भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बंगाल की भूमिका सबसे अहम है और जब केंद्र की नीतियों के साथ राज्य सरकार के कदम से कदम मिलकर चलने लगे तो विकास की रफ्तार दोगुनी होना बिल्कुल तय हो जाता है।